अब हमें करना है पोटेंशियोमीटर का दूसरा केस, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो पहले डायग्राम समझते हैं। पिछले केस में हमारे इन दो आर्म्स में दो सेल लगे हुए थे, E1 और E2। इस केस में एक ही सेल लगेगा E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। दूसरे आर्म में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है और एक की लगी हुई है। तो दो केस पढ़ेंगे। एक बार जब की जो है वो ओपन है तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट के बाहर होगा और फिर हम लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, और एक बार की टू क्लोज कर देंगे और ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो सर्किट में आ जाएगा, फिर हम लूप में किरचॉफ लॉ लगाएंगे। सेम पिछली बार की तरह ये गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से कनेक्टेड है, जॉकी हमें ऐसे पॉइंट पे ले जाना है वायर के जिससे कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए। एक बात याद रखनी है कि जब की टू क्लोज होगी और रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में होगा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो तो हमें जीरो ही ढूंढना है, ऐसी पोजीशन जॉकी की रखनी है जिससे गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो हो जाए। लेकिन ये जो सर्किट है, मान लीजिए ए E1, ये वाला पॉइंट जंक्शन जो आप X मान सकते हो, A E1 X RB K2, ये वाला जो लूप है इसमें भी एक छोटा सा I डैश करंट होगा। ठीक है, कब? जब K2 क्लोज होगा। ठीक है, जब K2 ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं होगा और तब इस आर्म में X E1A आर्म में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, ये दो केसेस याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E1। ठीक है, पहला केस लेते हैं K2 जब ओपन है। ठीक है, K2 ओपन है, अभी रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो सर्किट में नहीं है, तो X E1A आर्म से कोई करंट नहीं पास कर रहा है। हमें एन जंक्शन की जॉकी की ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जिससे कि IG जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो जीरो हो। मान लो वो पोजीशन आ जाती है N1 पे। ठीक है, और ये डिस्टेंस है L1, A और N1 के बीच का डिस्टेंस है L1। तो आप क्या करो, आप लूप डिसाइड करो। लूप है आपका A N1 G E1 A। ठीक है, ये क्लोज लूप है आपका। ठीक है, इसमें आप लगाओगे किरचॉफ का लूप रूल। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो बड़ी बैटरी की वजह से एक करंट जा रहा है सर्किट में। ठीक है, उसकी वजह से A to N के बीच में भी वही करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वो होगा प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन A एंड N1, जैसे मैं पिछले सेक्शन में आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना, और क्योंकि करंट भी इस डायरेक्शन में है और हम लूप में जा भी इसी डायरेक्शन में रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, तो -5L1। और फिर दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, N1 to G। ठीक है, N1 to G में IG जीरो है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है, तो जीरो। G to A जाएंगे, मतलब ये। ठीक है, G to A जाएंगे तो एक बीच में सेल पड़ जाएगा E1। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो प्लस साइन लगा के E1 डाल देंगे। तो ये टोटल लूप के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, -5L1 प्लस E1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लूप रूल लग गया। अब सेकेंड केस पे आएंगे, हमने K2 क्लोज कर दी। ठीक है, की तो अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, हमें जॉकी की ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जिससे कि इस आर्म में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फिर भी जीरो रहे। मान लो अब वो चेंज हो जाएगी, N2 पे आएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा L2। ठीक है, अभी क्या होगा, आप ये वाला सर्किट देखो, E1 A K2 RB X E1, ये वाला जो लूप है। ठीक है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, तो बैटरी भी है रेजिस्टेंस भी है, ये नॉर्मल सर्किट हो गया ना ऐसा। तो इसमें तो करंट फ्लो करेगा ना एक, तो ये करंट को हम मान लेते हैं I डैश। ये देखना I डैश और ये I अलग होंगे। ठीक है, ये I जो है वो इसी लूप में फ्लो कर रहा है और I डैश जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये I डैश करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है।
ठीक है, अभी क्या होगा, क्योंकि करंट है और रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब मान लो पॉइंट ए से पॉइंट एक्स तक एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि देखो ना, अगर करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो अब हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है। मान लो ये V है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे लूप रूल किरचॉफ का। लूप क्या चूज करेंगे, ए N2 G RB रेजिस्टेंस बॉक्स K2 A, ठीक है, ये वाला लूप आप चूज कर रहे हो, ठीक है, ये वाला लूप आपने चूज किया। आप क्या करोगे, फिर से A से N2 के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, वो आ जाएगा -5 टाइम्स L2, ठीक है। अब N से G के बीच में जाओगे तो नो करंट है गैल्वेनोमीटर में, तो वो 0 हो जाएगा। फिर G से आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू A तक जाना है, ठीक है ना। तो ये देखो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस आर्म में I डैश, देखो E का बड़ा डंडा इधर है और छोटा डंडा इधर है, यानी हाई पोटेंशियल इधर है, तो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, इस पूरे आर्म में, ठीक है। हम जा रहे हैं लूप में इस डायरेक्शन में, G से A तक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लूप में जाते हैं तो पोटेंशियल राइज करता है, ठीक है ना। तो प्लस लगा दोगे, और हमने वेरिएबल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू अक्रॉस द रेजिस्टर मानी है V, ठीक है, तो +V, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि लूप क्लोज हो गया है, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। ये तो इक्वेशन यूज करके आपके पास ये आ जाएगा रिजल्ट कि EMF डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है ना। अब हम लोग पुराने सेक्शन में वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि EMF की वैल्यू होती है करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पुराने वीडियोस में देख चुके हैं, EMF ऑफ अ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर होता है वो होता है करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यूज करके आपके पास फाइनली EMF E1 के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि हमें नोन होगा, हमने खुद ही लगाया है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टर है वो हमने खुद ही लगाया है, तो R हमें नोन होगा, मल्टीप्लाइड बाय L1/L2 -1, ठीक है।